आज वांचो प्रेस क्लब यानी कि लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में जितने भी वांचो मीडिया टीम है यहाँ पे मौजूद है और जितने भी 58 कानूनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो जनता का जो सवाल रहा पिछले कल तक के, जिसका आज सीधे हमारे विधायक जी श्री जीडी वंशु से एक एक कर हम लोग दो चार सवाल करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ तावांग वांगचन और आज लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी मीडिया टीम है यहाँ पे मौजूद है। अरुणाचल टुडे, अरुणाचल समाचार और नेफा लाइव और मैं और इन सब चैनल पे सर आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। सवाल सबसे पहले हम जितने भी मेरा टीम आए हैं एक एक कर दो चार सवाल करेंगे। तो चलिए सर, सबसे पहले जनता का ये सवाल रहा पिछले कल तक कि एजुकेशन सेक्टर में आपने कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक काम किया है और अनएम्प्लॉय यूथ के लिए आपने आज तक कहाँ तक काम किया है। ये दो सवाल आपका सबसे पहला है सर। एजुकेशन सेक्टर्स का देखिए, एक जो एजुकेशन सेक्टर्स को ओवरहॉलिंग करने के लिए बहुत ढेर सारा काम करना होता है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि चीज़ ये है कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सही एम्बियंस नहीं होगा, सही एनवायरनमेंट नहीं होगा, सही प्रकार का बिल्डिंग वगैरह नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो हम ये एजुकेशन को इम्प्रूव करने का जो भी सोच विचार होगा वो शायद गलत होगा। इसीलिए हम 58 कानूबारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी स्कूल जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है उसको केवल नया बिल्डिंग ही नहीं, बल्कि कुछ जगह में तो मैं खुद जमीन खरीद करके नया जो बिल्डिंग साइट नया साइट में मैं चेंज किया है और उसमें बिल्डिंग मैंने, और ये बिल्डिंग ऐसा बिल्डिंग है जहाँ पे खास करके G+2 करवाने के लिए मैंने कोशिश किया है, G+2 पे बिल्डिंग, ताकि ये 50 साल 100 साल वो चल सके। ऐसा नहीं कि स्टॉप गैप एनहेंसमेंट आज कुछ कर दिया, एक झोपड़ी बना दिया, एक छोटा सा SPT टाइप बिल्डिंग बना दिया, OBT टाइप बिल्डिंग बना दिया, MIBT बिल्डिंग बना दिया, ऐसा नहीं है। एक कॉन्क्रीट बिल्डिंग स्ट्रक्चर, एक तगड़ा स्ट्रक्चर, ताकि हम 100 साल तक हम उसमें अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों का भविष्य वहाँ में तय कर सके। तो इस प्रकार से है खास करके एजुकेशन। और मैंने बताया कि ये 7-8 साल में मेरा भी कुछ कमियां रह गया होगा, लेकिन मैं कभी भी उस एजुकेशन सेक्टर्स पे मेरा टारगेट सेट है कि मैं ये करना चाहिए मुझे, तो उस क्षेत्र पे उस दिशा पे ही मैं काम कर रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। अब देखिएगा कि नेक्स्ट ईयर से जितना भी गवर्नमेंट स्कूल से अरुणाचल प्रदेश का कानूबारी हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में हर स्कूल में सफिशिएंट टीचर्स होगा, ये मेरा आश्वासन है, ये मेरा पूरा विश्वास है कि मैं उस स्कूल्स में मैं सफिशिएंट टीचर मैं पोस्ट कर पाऊंगा। जी, दूसरा सवाल ये था कि बहुत सारा है हमारे 58 कानूनी में, लेकिन उसके लिए आपने क्या किया है, ये सवाल था कुछ लोगों। मैंने कोशिश किया था कि अलग अलग जो गवर्नमेंट स्कीम्स के अंतर्गत कि हमारा यूथ को एम्प्लॉय करने के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हमने जो मिस आउट किया है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग बोलने से ऐसा होता है कि गवर्नमेंट का पैसा दिया हुआ है, गवर्नमेंट का लोन्स है, गवर्नमेंट का स्कीम्स है, लेकिन उसको अवेल करने के लिए केवल एप्लीकेंट जरूरी नहीं है। केवल एप्लीकेंट होने से नहीं होगा, वो यूथ को वो पर्टिकुलर स्किल में वो एक्सपर्टाइज होना पड़ेगा। कोई अगर एनिमल रियरिंग करने का सेक्टर्स पे हो, कोई फार्म सेक्टर्स हो, नॉन फार्म सेक्टर्स हो, उसमें उसका एक्सपर्टीज नहीं है एक्चुअली। तो अभी मुझे लगा कि इसके लिए हमें जो स्किलिंग बहुत जरूरी है, कैपेसिटी बिल्डिंग का बहुत जरूरी पड़ रहा है। तो हम इसीलिए अभी मैंने ये अनाउंस भी घोषणा भी किया है कि नेक्स्ट ईयर वुड बी द ईयर ऑफ यूथ एम्पावरमेंट, यूथ डेवलपमेंट। और उसमें मैं चाहता हूं कि खास करके कानूबारी में जितना भी है, यहाँ से रॉ मटेरियल्स बाहर जाने के लिए नहीं दे करके हम यहाँ से पैकेज हमारा जितना भी गुड्स होगा, वैल्यू एडिशन करने के बाद जो भी पैकेज होगा, पैकेजिंग होगा, प्रोसेसिंग होगा, जो प्रिजर्वेशन वगैरह इस्तेमाल करके होने से भी एक पैकेज फॉर्म में जाना चाहिए कानूबारी से। तो इसका जो है इस दिशा पे हम लोग काम कर रहा है। मैंने पहले बताया कि हमने मास्टर प्लान भी तैयार कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी अनएम्प्लॉयड यूथ जो है ऐसे बैठे बैठे पैसा मिलेगा बोल के नहीं है। इनका स्किलिंग होगा,
इन पर इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, राइगरस ट्रेनिंग दिया जाएगा, उस ट्रेनिंग के लिए फंडिंग दिया जाएगा और वहां से जब पास आउट होगा, शायद लग सकता है 6 महीने का ट्रेनिंग हो, 1 साल का ट्रेनिंग हो, उसके बाद ये यूथ्स को क्या होगा कि उनको हैंड होल्डिंग किया जाएगा, कुछ उनका जो फंड्स अवेलेबल कर दिया जाएगा कि उस क्षेत्र में उसको काम करना ही पड़ेगा, वहां से वो बाहर नहीं हो। जब हाईली मोटिवेटेड यूथ्स को ही हम हैंड होल्डिंग कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई टॉम डिक एंड हैरी आ गया कि यहाँ से पैसा लेके चला गया, किसी से कुछ फैसिलिटीज लेके चला जाएगा और वो रफू, ऐसे नहीं होने देंगे। तो उसमें जो भी है यूथ से जो हाईली मोटिवेटेड होगा उनको हम जरूर फैसिलिटेट करेंगे, उनको जरूर जो भी हेल्प हो सकता है हम देंगे, उन पर मॉनिटरिंग किया जाएगा, उनका सही काम हुआ कि नहीं हुआ उस पर कड़ी नजर रखा जाएगा, ताकि वो केवल हमारे सरकार के लिए नहीं है, कोई गवर्नमेंट को पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए नहीं, वो अपना अपने आप के लिए, अपना परिवार के लिए, अपना गांव के लिए कुछ करे। और उससे क्या होगा कि अगर हाईली मोटिवेटेड यूथ कम से कम कानूबारी में अगर 10 आदमी भी निकल जाता है तो 10 आदमी क्या करेगा, अपना बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट करेगा। जब बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट करेंगे तो वहां में वो कुछ लोग को एम्प्लॉय करेंगे, तो वो अपना ही आदमी को एम्प्लॉय करेगा। तो वो एक केवल वो क्या बोलता है, एक वो केवल एक बिजनेस ही नहीं बल्कि वो दूसरों को एम्प्लॉय करेंगे और लोगों को उसमें एंगेज कराएंगे, तो उनको भी एक इनकम करने का जरिया हम तैयार कर सकते हैं, दे सकते हैं। सर और तीसरा सवाल ये है कि आज आपने कई सारे स्कीम्स को लेकर अभी इनोग्रेट हुआ, जिसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाल ही में इस साल पिछले 1973 से लेकर एलबी रोड को लेकर खासकर बहुत सारे कमेंट्स भी आए, आपने खुद देखा होगा, सुना भी होगा। कई तरह के लोगों के कमेंट्स थे जो 1973 के बाद जो एलबी रोड जो नया स्कीम आया है, जिसका अपने सीआरएफ के अंदर जो रंगलो रूसा तक तो हो गया, लेकिन बाकी जो है पीएमजीएसवाई के अंदर में क्यों कन्वर्ट करना पड़ा और क्यों इतना देरी होना पड़ा, ये कमेंट था लोगों का। देखिए, जबकि कंटिन्यू आप पर जो सीआरएफ के अंदर जो रूल एंड लॉन्डिंग तक होना चाहिए था, यही था सारा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एग्जीक्यूटिव एजेंसी हो और जितना भी ये एजेंसीज हो, प्रॉब्लम ये है कि उनका अपना समय लेता है। एक जैसे पहले बताया कि प्रोजेक्ट प्रपोजल्स देने में, कॉन्सेप्चुअलाइज करने में, इसका डीपीआर वगैरह वगैरह करने में, देन सबसे बड़ी बात है कि जो फंडिंग एजेंसी के पास एक लिमिटेड फंड्स होता है, तो केवल कानूबारी का ही नहीं बल्कि सारा अरुणाचल प्रदेश का 60 कॉन्स्टिट्यूंसीज को देखभाल करना बहुत जरूरी होता है, उसका नेसेसिटी हो जाता है। तो इसलिए फेस वाइज हमको रिलीज कर रहा था, तो क्या हो गया कि हमने फर्स्ट फेज में कामकू रूसा से रांगवा तक हमने वो कंप्लीट कर दिया। अभी देखिए बात को फिर अनदर 10 करोड़ आ रहा है सेकेंड फेज में। तो लेकिन बात यह है कि वहां से हम बात की बात हम रांगवा से रूसा तक भी पहुंचा पाएंगे, लेकिन मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में देखिए एलबी रोड से 24 विलेजेस को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली टच करता है। लेकिन मेरा मुहिम ये 2000 में विधायक बनने से पहले मेरा ये हमेशा ये टारगेट रहा है कि एलबी रोड को अपग्रेड करना है, एलबी रोड को रिवाइव कराना है, एलबी रोड का सही अपग्रेडेशन होना जरूरी है। तो लिहाजा डे वन से मैंने कोशिश किया, लेकिन ऐसा होता है कि कोई बाजार में कोई पकौड़ी खरीदने का जैसा तो नहीं होता है ना, दे दो भाई पैसा दे दो और ले लो, ऐसा तो नहीं होता, उसमें समय जाता है। उसमें डे वन से हमारा स्टेट गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कि एलबी रोड को अपग्रेड करने का। उस कमिटमेंट के तहत अभी क्या हो गया कि हमारा फर्स्ट फेज खत्म हो गया, अभी सेकेंड फेज जो है अभी 10 करोड़ रुपया अभी हाल ही में अलॉट हुआ है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। लेकिन वो तो रूसा तक ही पहुंच पाएगा 0 पॉइंट से अगर देखा जाए तो लेकिन मेरा तो चुबाम सर्कल तो फंसा हुआ है, तो उनको कैसे फिर वो सेक्टर्स को, अभी 50 साल हो गया है कि मेरा चुबाम सर्कल अभी भी अंधकार में पड़ा हुआ है, रोड कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से। अभी हमने क्या किया, तो जो भी हो 5.5 जो रोड विड्थ होगा ऑलमोस्ट हाईवे का बराबर है, इंटरमीडिएट रोड है, पहले का जैसा नहीं है, वो वाइडनिंग होगा, तो वो लॉन्डिंग से लेकर के टीवाई तक होगा। तो उसमें क्या होगा, मेरा चुबाम सर्कल कवर हो जाएगा, मेरा नामदिंग कवर हो जाएगा, वानो नक्शा कवर हो जाएगा, टीसिंग कवर हो जाएगा, देन टीवाई गांव कवर हो जाएगा, देन उसमें फायदा होगा, चोपनू को भी फायदा होगा। तो मेरा मेजोरिटी जो गांव में चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी वो कवर हो जाए। इसी प्रकार से आपका लोहवा का देख लो, रिम्पोंग से लेकर लोहवा गांव तक 5.5 का इंटरमीडिएट रोड का ये किया है, जो लोगों ने कभी भी मांगा भी नहीं है। उनका केवल ये चाहा था कि इसका अपग्रेड हो, उसका पक्का हो जाना चाहिए, बा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। लेकिन हमने थोड़ा आगे फ्यूचर के लिए मैंने
सोच करके मैंने इसको फिर वाइडनिंग के लिए मैंने प्रपोजल दिया, जो अभी इम्प्लीमेंटेशन हो गया। एलबी रोड का वहां से लेकर के कम से कम 20 किलोमीटर तेवाई तक 20+ किलोमीटर शायद हो सकता है, तो वहां तक इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो क्या होगा कि सारा का सारा चुबाम सर्कल जो है 1973 में उद्घाटन करके फेंका हुआ सरने के लिए दिया है उस रास्ता को, उसको हमने रिवाइव किया है। ने केवल रिवाइव ही नहीं, उसको वाइडनिंग करने तक का प्रोविजंस रखते हुए अभी काम शुरू हो गया है। तो हम आशा करते हैं कि ये साल इसका जो भी अपग्रेडेशन ख़त्म हो जाएगा और हमारे लिए खास करके चुबाम सर्कल के लिए एक राहत के रूप में उभर के आएगा। सर, चौथा सवाल ये था कि हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से जैसे क्लास 12 पास आउट होने के बाद हमें तेजू पासीघाट ईटानगर जैसे अलग डिस्ट्रिक्टों में जाना पड़ता है, जिसके लिए आपने जो अभी स्कीम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है कॉलेज, जिसका अभी फंक्शनिंग होने में क्यों देर हो रहा है, और साथ ही एक ITI जो अभी तक बन चुके हैं लगभग, जिसका क्यों अभी तक देरी हो रहा है, ये कमेंट करने को। देखिए, ये सब कुछ जो भी काम होता है गवर्नमेंट का पॉलिसी और प्रोग्राम्स के तहत होता है। गवर्नमेंट अपना समय ले रही है, क्योंकि अभी ये जो अभी आपको पता होगा कि जो कॉलेज का जो फंड साइड 8-10 करोड़ रुपया दिया गया था, उससे इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए समय लगता है। सबसे बड़ी बात आप लोग ध्यान रखिए कि ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए समय लगता है। प्रोजेक्ट को क्या बोलता है, सैंक्शन लाने के लिए समय लगता है। इसका पैसा जो भी है फिनेंशियल सैंक्शन लाने के लिए समय लगता है। उसमें टेंडरिंग प्रोसेस में समय लगता है, काम करवाने के लिए समय लगता है। फिर कॉन्ट्रैक्टर्स बोलता है समय मांगता है, एक्स्ट्रा टाइम जो एग्जीक्यूशन का जो समय है वो एक्सटेंशन ले लेता है, तो उसमें समय लग, ये टेक्निकल ये है, डिलेज है। ये हमारा तरफ से पॉलिटिकल कमिटमेंट बा, मेरा जो कमिटमेंट में कोई इसमें खामियां नहीं है। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात है आप लोगों को ये समझने के लिए कोशिश की है कि एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना आदमी का इन्वॉल्वमेंट होता है, कितना समय लगता है, तो उसको देखिए। ये जैसे मैंने पहले बताया ना, कोई आलू पूरी तो नहीं है, वो एक दे दो ले लो बोल के तो नहीं ला सकता है। इसमें बहुत काम होता है। अभी आज देखा होगा कि कानूबारी में मोर देन 50 प्रोजेक्ट्स का आज उद्घाटन हुआ है। ये 50 प्रोजेक्ट्स अभी कुछ तो 2018-19 का प्रोजेक्ट है भाई। ये अचानक एक प्रोजेक्ट लेके आया, आप इम्प्लीमेंट कर दिया, अचानक इसका ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है, इसका समय लगता है। तो आप लोग भी समझने के लिए कोशिश कीजिए, आप लोग भी खुद भी ये चीज़ पर एक बारीकी से आप देखिए कि ये सच है कि नहीं है, कि एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना समय लगता है। अभी कॉलेज का देखिए, कॉलेज का जो 8-9 करोड़ रुपया जो दिया गया था 3-4 साल पहले, वो अभी भी इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, उसका एजुकेशन चल रहा है। अभी उसमें उसके बाद अभी एडिशनल फंड अराउंड 5 करोड़ का दिया, एडिशनल फिर बिल्डिंग बनाना है, उसका कल परसों सैंक्शन होकर के अभी काम शुरू हो रहा है, उसका भी समय लगेगा। अभी ITI को लिखिए, सारा चीज़ एक कंपोनेंट, आपको केवल बिल्डिंग बनाने से नहीं होगा, उसमें क्या बोलो वर्कशॉप है कि नहीं है, प्रिंसिपल का क्वार्टर है कि नहीं है, टीचर्स का फैकल्टीज़ का क्वार्टर्स है कि नहीं है, अंदर में इंटरनल रोड्स का भी कंपोनेंट बनता है, देन उसका अप्रोच रोड्स का कंपोनेंट होना होता है, देन इलेक्ट्रिफिकेशन का होता है, देन वाटर सप्लाई का होता है, पेरेनियल वाटर उसमें सप्लाई होना ज़रूरी है। तो ये सब का चीज़ है, ये सब चीज़ जो ऑलमोस्ट हो गया है। फिर प्रॉब्लम आ गया आपका फैकल्टी मेंबर्स का। तो फैकल्टी मेंबर्स के लिए पिछले बार कैबिनेट में हमारा अरुणाचल प्रदेश का कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, और अकॉर्डिंगली अभी क्या हो गया कि गवर्नमेंट की तरफ से वो पोस्ट तो सेंक्शन कर दिया है, लेकिन अभी उसको फिर रिक्रूटमेंट करना है। तो रिक्रूटमेंट जब करना होता है तो फिर वो SSB या तो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इनका रिक्रूटमेंट होगा। अभी फिर वो चीज़ क्या हो गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन और SSB अभी रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहा है, उनका भी वर्क प्रेशर है, वर्कलोड है। तो इसलिए जैसे ही इनका फैकल्टी का ये रिक्रूटमेंट हो जाएगा, हमारा ITI फंक्शनल हो जाएगा। और उसमें देखिए केवल कानूबारी का नहीं है, हमारा जो नामसाई में भी शायद ITI है, सेम स्टेज पे, केवल यहाँ का नहीं, लुमला का भी है। लुमला का ITI जैसे कानूबारी में जैसे पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है, क्योंकि जी सर स्टिल अवेटिंग दैट फाइनल जो भी है काम करना है, वो उसका वेट कर रहा है। जो जैसे हो जाएगा तो केवल कानूबारी का ही नहीं, लुमला का भी हो जाएगा, देन आपका नामसाई का भी हो जाएगा, साथ में हमारा वो ITI शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा जो यहाँ का कानूबारी का कॉलेज जो है, हमारा कानूबारी का कॉलेज और नामसाई का जो पियोंग में जो है वो कॉलेज साथ में इसका सैंक्शन हुआ है, वहाँ में भी काम चल रहा है, यहाँ पे भी काम चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमको पेशेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये कोई
हम लोग का ये कानूबारी का थर्सडे मार्केट तो नहीं है जहाँ पे एक हाथ से पैसा दे दो दूसरा हाथ से सामान ले लो, जैसा तो होता नहीं। तो ये चीज़ आप लोगों को भी और हमारे लोगों को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हमको एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए समय लगता है, वो समय देना बहुत ज़रूरी है। एक अगर ढलाई भी करता है, कुछ सीमेंट वर्क्स भी होता है, उसको भी क्यूरिंग होने के लिए मिनिमम 1 महीना 24-21 डेज तो ज़रूरी पड़ता है। तो हर कंपोनेंट हर जगह पे हर एक स्ट्रक्चर्स पे इस प्रकार से समय लिया होगा। उसका निर्धारित समय का अंतर्गत काम अगर नहीं होता है तो फिर ये लोग समय एक्सटेंशन करा लेता है। तो इसीलिए है कोई एक एग्जीक्यूटिंग एजेंसी या तो कोई एमएलए मिनिस्टर्स को कभी भी मतलब ये नहीं आप ब्लेम नहीं कर सकता है कि ये देर हुआ है। वो देर नहीं हुआ है, वो समय ले रहा है और समय के अंतर्गत सब कुछ हो जाएगा। टीम का और सवाल आने से पहले मेरा लास्ट सवाल सर ये है कि खासकर कानूबरी के जो जनता है इन लोगों का ये था कि जो कॉलेज और जो हॉस्टल जो होते हैं हायर सेकेंडरी लेवल में अभी तक बंद है, जो कि गांव से आए हुए मिडिल पास आउट होने के बाद सभी को बहुत ही ज़रूरत होता है, क्योंकि कानूबरी जैसे टाउन में आकर ये लोग रेंटेड में रहने में बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि रेंट का भी बहुत हाई है, जिसके लिए हॉस्टल बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे सर? देखिए, कानूबारी का जो हॉस्टल है वो कभी भी बंद नहीं किया, खुला था। सारा वाल खुला हुआ था, दरवाज़ा खुला हुआ था, खिड़की खुला हुआ था। कौन सा बंद हुआ था? कुछ भी तो बंद नहीं था, पूरा खुला हुआ था। तो ऐसा खुला वाला हॉस्टल तो कभी भी देखा नहीं है। आप खुद सोचिए, किसने बंद किया? किसी ने बंद किया नहीं। ऊपर में तो छत तो था, नीचे में फ्लोर तो था, लेकिन वाल तो खुला हुआ था, खिड़की वगैरह सब कुछ खुला हुआ था। मतलब ये आउटडेटेड हो चुका था, बहुत पुराना हो चुका था। हम अपने बाल बच्चों को एक हॉस्टल इमीडिएटली हमारा जो एकोमोडेशन को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक रिस्की बिल्डिंग में हम नहीं रख सकता है। बिल्डिंग कभी भी गिर सकता था। अभी वहाँ में वॉल नहीं है, कुछ भी नहीं है, अच्छा प्रॉपर स्ट्रक्चर है ही नहीं। अभी कितना वो शायद वो 30-40 ईयर्स का हॉस्टल था, तो वो वाला हॉस्टल हम कैसे खोल के देंगे? कैसे इसको बोलेंगे कि हमारा बाल बच्चों को? क्योंकि ऐसा होता है कि हमें से रिपेयर करके हमारा ज़िंदगी भर ही हम रिपेयर करते रहेगा तो वो नहीं होगा। एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के अंतर्गत हमें कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नेसिट से हमको 8 करोड़ मिला है, जिससे अभी हॉस्टल इतना बढ़िया हॉस्टल कंस्ट्रक्ट कर रहा है। अभी आप लोग खुद जाके देखिए, उस बिल्डिंग को देखिए कि वन ऑफ द टफेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन लेकर के हमने कानूबारी का जो हॉस्टल कंस्ट्रक्शन अभी कर रहा है, उसका भी वो भी समय ले रहा है। कुछ दिनों का बाद ये ज़रूर ये हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अब आप लोग खुद वो इनॉग्रेशन में आप लोग खुद आ जाइए, देखिए कि किस प्रकार का हॉस्टल हमने तैयार किया है कानूबारी के लिए। तो ये चीज़ है जो फैक्ट्स जो है पब्लिक के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं जो बोल रहा हूँ ये फैक्ट्स है। अभी 8 करोड़ का 8 करोड़ का हमने हॉस्टल कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं। ऐसा मतलब एक क्वालिटी काम हुआ है। शायद आप लोग अंदर में देखने से पता चलेगा कि उसका जो भी कंक्रीट्स वगैरह हो, जो वॉल हो, जो भी मटेरियल्स इस्तेमाल किया गया है, जो भी अंदर के स्टील मटेरियल्स इस्तेमाल किया गया है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चरली वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बिल्डिंग हम कानूबारी हॉस्टल का हम बनवा रहे हैं। तो उसका हो जाएगा, अभी कुछ समय ले रहा है। तो हम जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि हम हॉस्टल को खुलवाने के लिए। लेकिन मैं अपना बाल बच्चों को मैं रिस्क में नहीं डालना चाहता हूँ। एक टूटा हुआ बिल्डिंग में वहाँ में हॉस्टल के नाम पे वहाँ में मैं रखने के लिए मैं कभी कतई मैं दूंगा नहीं, क्योंकि अपना ही बाल बच्चा है भाई। कल कुछ बिल्डिंग ढह जाएगा, कुछ गिर जाएगा तो कौन रिस्क लेगा? ये तो अभी का नहीं है। ये सब हॉस्टल जो पुराना हॉस्टल जो, हालांकि अभी वो बिल्डिंग जो है सब टूटा चुका है, एक्चुअली उसको डिसमेंटल कर दिया गया है। लेकिन इस प्रकार का बिल्डिंग में एक नॉर्मली बोलता है ना कि हॉस्टल बंद करवा दिया। अरे कौन बंद करवाया? बंद किसी ने नहीं करवाया था, ऑलरेडी खुला हुआ था, चारों तरफ से खुला हुआ था। और कोई अगर चाहता है उसमें तो गाय भैंस भी नहीं रहेगा भाई, इस प्रकार का हॉस्टल में। तो ये चीज़ को समझना जरूरी है। अब कोई बोलता है हॉस्टल बंद कर, अरे हॉस्टल खुला हुआ था। कोई नहीं चाहता है कि इस प्रकार का हॉस्टल में अपना बाल बच्चों को रखना चाहता तो रख क्यों नहीं रख लेते वहाँ पे? लेकिन वहाँ में रखने के लिए वो सुरक्षित नहीं था। सेफ्टी को भी हमको देखना पड़ेगा, उनका सिक्योरिटी को देखना पड़ेगा। इस प्रकार का जस्ट किसी का एकोमोडेशन का जो रिक्वायरमेंट्स हो गया उसको इमीडिएट उसको फुलफिल करने के लिए मैं इतना रिस्क के साथ हम काम नहीं कर सकते। अपने बाल बच्चों को हम इनसिक्योर करा करके कोई सेफ्टी नहीं हो करके हम नहीं छोड़ सकते। तो इसीलिए ये किया गया है। तो शायद उनका बोलने का जो ढंग है जो गलत हुआ होगा कि बंद करवा दिया। बंद तो किसी ने नहीं किया है। और हम कौन होता है इसको बंद करने के लिए?
ये सर मैं फिर आऊँगा, उससे पहले जो टीम है आप 2-4 सवाल आपका मन में जो लाया है कर लीजिए। थोड़ा जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं गांव में उसका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ सर, उसका क्या करेगा सर? सब कंप्लीट हो जाएगा, सब कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग भरोसा कीजिए कि कोई भी ऐसा स्कीम नहीं होगा जो पार्सली इम्प्लीमेंट। अभी सपोज लोहवा गांव का भी अभी काम चल रहा है, अभी हासेरूसा का भी चल रहा है, कुछ चानू एरिया में भी कुछ चल रहा है। तो इस प्रकार से बहुत जगह है, गांव है जहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। वो मेरे ख्याल से वो जल्दी ही मतलब सबको पानी जो हर नल में जल जो भी है वो हो जाएगा। उसके लिए ये ज़्यादा चिंता नहीं करने का, क्योंकि और दूसरा चैलेंज ये है कि डिपार्टमेंट को कि आपने देखा होगा कि एक जेजेएम में एक टाइट बजट का अंतर्गत काम करना होता है। हर चीज़ के लिए एक मतलब स्पेसिफिक पैसा दिया जाता है, लेकिन ऑन द ग्राउंड जब इम्प्लीमेंट करने का होता है तब क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता है। कभी लेबर समय में नहीं आता है, अवेलेबल नहीं होता है, कहीं कुछ जगह पे होता है कि थोड़ा उसमें चेंजेस लाना पड़ता है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी जैसे मैंने पहले बताया कि इनॉग्रेशन करने के लिए, एक फंक्शन कराने के लिए बहुत ईजी होता है, लेकिन एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसमें कठिन परिश्रम का इन्वॉल्वमेंट होता है, कठिन परिश्रम करके करता है। ये ऑफिसर्स लोग भी, हमारा यहाँ पे जितना भी ऑफिसर्स है, क्योंकि अचानक इतना ढेर सारा प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट करना पड़ जाता है, तो उस हिसाब से, तो उस हैसियत से तो हमारा भी मैन पावर कम है, ऑफिसर्स कम है। ये ऑन द साइड इंजीनियर होना होता है, तो हर प्रोजेक्ट में जा कर के डेली बेसिस मॉनिटरिंग करना होता है और हर चीज़ को देखना होता है। तो ये सब बहुत इशूज़ आ जाता है, तो इसीलिए कुछ समय लगा होगा। लेकिन मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि 58 कानूबारी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा जो एंसेस्ट्रल जो विलेज का बात छोड़ ही दीजिए, अभी नया गाँव, अभी वानू सिमसो, जितनू रूसा, रेसा रिम, तानथमसिया, हाँ, ओलोंगलुआ, देन क्या बोलता है रेसा रिम। तो इस प्रकार से ऐसे गांव है जो हमारे कानूबारी के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को कई लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन ऐसा नया गांव इस्टेब्लिश किया गया। उस नया गांव तक हम लोगों ने पानी पहुंचाने की जो मुहिम जो है हमारा सक्सेसफुल रहा है। सर न्यू कानूबारी कंस्ट्रक्शन के लिए अब तक कितना स्कीम्स अप्रूव हो चुका है और क्या प्लान है न्यू कानूबारी के लिए? न्यू कानूबारी में कोई ऐसा स्पेसिफिक ऐसे करके पैकेज बोल के नहीं आएगा। कानूबारी अगेंस्ट में कोई अगर बिल्डिंग बनाना हो, गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाना हो, वो बिल्डिंग जो है वो वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेगा। कुछ अभी सपोज हमारा मेडिकल कंस्ट्रक्शन का पैसा आया है, उस मेडिकल को मैंने न्यू कानूबारी में एस्टेब्लिशमेंट करवाया, क्योंकि वहाँ में सफिशिएंट स्पेस है। डॉक्टर्स का क्वार्टर्स एक जगह में कंपोजिट एरिया में एक कॉम्प्लेक्स में होना चाहिए, वो सुविधा हम न्यू कानूबारी में उपलब्ध करा पाएंगे। लेकिन दूसरा बात है, दूसरा जो जैसे दूसरा डिपार्टमेंट का स्कीम से, जैसे वो क्या बोलता है आपका वो लेबरर्स के लिए जो वेटिंग सेट्स वगैरह हो, जो नाइट जो शेल्टर्स जो भी हो, वो भी वहीं पे ही क्या है। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो भी घर बनाया है उसमें हमने सब बिल्डिंग में छत ढलाई करवाया है, ताकि मिनिमम हमारा न्यू कानून में G+2 या तो G+3 का स्ट्रक्चर बनना चाहिए। कोई भी डिपार्टमेंट वहाँ में वहाँ का मन मर्जी का काम कभी नहीं करेगा। मास्टर प्लान तैयार हो चुका है, मास्टर प्लान के हिसाब से कौन सा बिल्डिंग कहाँ में रखना है, टाइप 2 का क्वार्टर कौन सा कॉलोनी में होगा, टाइप 1 का क्वार्टर कौन सा कॉलोनी में होगा, वो सारा सेट हो चुका है। तो अकॉर्डिंगली हम जो भी फंड्स आता है, जो भी कुछ सैंक्शंस आता है, उस सैंक्शंस को फुल्ली इम्प्लीमेंट करने के लिए हम न्यू कानूबारी में डेजिग्नेटेड एरिया बोल के आइडेंटिफाई किया है, मास्टर प्लान तैयार किया गया है, उसके हिसाब से हम लोग काम करवाएंगे। तो मोपाखात जैसा गांव एक अर्बन में इंक्लूड करवा दिया गया है, लेकिन उसका जो रोड कंडीशन जो है बहुत ही ख़राब है, तो उसका ऊपर क्या कहेगा सर? देखिए, मोपाघाट का रास्ता इतना बहुत ख़राब नहीं है, पहले इससे भी और ज़्यादा ख़राब था। उसको जो भी करना था कर दिया है। और उसका बाद भी जो NLCPR का अंदर में था, NLCPR का अंदर में इसको टेकअप किया है। देन बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2-3 साल हो गया, अभी वो ख़राब हो चुका है। तो मेन जो ख़राब पोर्शन था, जो 0 पॉइंट जो था हासेरूसा और सांसाथम का और लोंगवा का जो जंक्शन था, उस जंक्शन से हमने इसको पेवर्स ब्लॉक से हमने मे बी अराउंड 50-60 मीटर जो है हमने किया है। तो उसको कंटिन्यू करना था, तो अभी फंड्स का थोड़ा कमी रह गया। तो दूसरी बात ये है कि उसको इसलिए रखा गया था क्योंकि हमारा जो है दूसरा एक हाईवे रोड जा रहा है कानूबारी से, तो शायद वो फिर अभी बनवाएंगे तो फिर कल फिर वो हाईवे का नाम में फिर उसको तोड़-फोड़ होगा। तो ये चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो पैसा है हमें इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कल डुप्लीकेसी का केस नहीं आना चाहिए।
कल वो क्या बोलता है फिर एक का ऊपर में ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए थोड़ा हमने इस पर थोड़ा ये किया है कि इस चीज़ को ध्यान में रखने के वजह से शायद किसी को लगता होगा कि वो उसको नेगलेक्ट किया गया है या तो उसको इस हालत में छोड़ा गया है। ऐसा नहीं है। अभी सर्वे हो रहा है, सर्वे कंप्लीट होगा, फिर इसका डीपीआर फॉर्म होगा, डीपीआर तैयार होगा। उसके बाद हमारा कानूबारी टू पासीघाट नामसाई जाने का जो रोड हाईवे जो है वो शायद इन ऑल प्रोबेबिलिटी वही अलाइनमेंट में जाएगा। तो वो उस अलाइनमेंट में जाएगा क्योंकि हाईवे का जो सेंट्रल पैकेज से हम काम करेंगे ही, तो फिर उसमें क्यों अननेसेसरी उसमें वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा। आज इम्प्लीमेंट करेंगे, काल फिर वही तौर पर होगा। तो ये वाला सिचुएशंस नहीं आने के लिए थोड़ा कुछ समय के लिए हम देख रहे हैं। या तो अगर वो वाला अलाइनमेंट अगर कहीं और जा रहा है तो डेफिनेटली वो भी पूरा आधा जो काम किया गया उसको पूरा हम कर देंगे। सर ये शुभम का जो रास्ता है, ये आपका जो नैनो टेक्नोलॉजी फेल हुआ है बोल के गवर्नमेंट विचार, उसमें रास्ता तो 3-4 गांव को कनेक्ट करता है, छोटा छोटा गांव अभी जो नया बना है। उसका ऐसा है कि आपको पता होगा कि एक जब प्रोजेक्ट फेल हो या जो हो वो ऑफिशियली अभी फेल हुआ बोल के डिक्लेरेशन नहीं हुआ, कुछ ऐसा नोटिस नहीं आया। लेकिन हम जानता है कि ये एक नैनो टेक्नोलॉजी हमारा इलाका में फेल हुआ है। तो लेकिन बात इशू है कि एक अगर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करता है कि उसका ड्यूरेबिलिटी जो लॉन्गिविटी जो है एटलीस्ट 10 ईयर्स का होना होता है। 10 ईयर्स हुआ नहीं, अभी 2 साल ही हुआ है। अभी नया अगर उसमें हम काम करना हो, गैप फंडिंग अगर होता है तो बात अलग बनता है। क्योंकि गैप फंडिंग हमने मांगा था लेकिन गवर्नमेंट का साथ वो थोड़ा फंड का थोड़ा शॉर्टेज था, तो अभी हमको नहीं बोलने से भी 8 साल लगेगा नया प्रोजेक्ट लाने के लिए। लेकिन हम ये 3-4-5 गाँव को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए हमने जो अल्टरनेट रोड जो है साजा से लेकर के चुबम का जो रोड ये ऑलमोस्ट पैरेलल जा रहा है, उसमें नया गांव फिर उसको कनेक्टिविटी उनके लिए प्रोवाइड किया, उसका प्रोविज़न हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये रोड अगर नैनो टेक्नोलॉजी वाला रोड हम कुछ साल के लिए हम रख देते हैं तो भी उसका ऑल्टरनेटिव रोड तैयार हो रहा है हमारा। कभी भी मेन टारगेट ये होगा कि कोई भी गाँव नहीं छूटना चाहिए, कनेक्टिविटी से नहीं छूटना चाहिए। कोई जो भी गाँव हो उसमें कनेक्टिविटी होना चाहिए। तो लिहाजा हमारा जो है साजा से आपका जाकलो जाएगा, जाकलो से ओलोंगलोआ, ओलोंगलोआ से लांगमाई, लांगमाई से चुबम, वो रोड अभी ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। तो हम आशा करते हैं कि अगर ये वाला रोड नैनो वाला रोड अगर मोटरेबल नहीं है तो दूसरा साइड से हमारा जो भी वहाँ पे गांव है उसको हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर पाएंगे और उसके लिए ऑलरेडी काम जो शुरू हो चुका है। पॉलिटिक्स को लेकर थोड़ा कुछ पूछते हैं सर। आपका जैसे कि ये आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 कैंडिडेट निकला है, तो आपको मिला के जो 3 कैंडिडेट हैं तीनों ही बीजेपी का टिकट का दावा कर रहे हैं सर, इसमें आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, बीजेपी कोई केवल मेरा व किसी का तो पार्टी तो नहीं है, सभी का पार्टी है। और ये एक वेरी ब्रॉड माइंडेड पार्टी है, द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड टुडे। तो उसमें कोई मैं किसी को पार्टी में मत आओ बोल के मैं मना नहीं कर सकता। कोई टिकट क्लेम कर रहा है तो मैं मना नहीं कर सकता। एवरीबॉडी इज़ वेलकम, सबका राइट है, अपना राइट बनता है वो टिकट मांगने का, एक कैंडिडेचर डिक्लेयर करने का। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये तो पार्टी हाईकमान ही डिसाइड करेगा ना। अगर पार्टी हाईकमान व पार्टी अगर डिसाइड करती है कि नहीं मैं फिट हूँ उस समष्टि में, उस वहाँ में कंटेस्ट करने का कैंडिडेट के हिसाब से मैं अगर फिट हूँ बोलने से शायद मुझे उतारेगा मैदान में। मेरा कोई पर्सनल ऐसा नहीं है, छोटा सा खेत तो नहीं है जहाँ पे मेरा सिंगल ओनरशिप रहेगा। पार्टी मेरा ओनरशिप में नहीं है एक्चुअली। आई एम ए कार्यकर्ता ऑफ द पार्टी। खास करके जैसे बोला गया है कि सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो सबको लेकर चलता है पार्टी। तो ये मेरा कहने से नहीं कहने से उसे कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में BDSC का स्टेबिलिटी नहीं है। आएगा 1-2 महीना बीत के फिर ट्रांसफ़र चला जाएगा, उसका वजह से टीचर मैनेज नहीं हो पाता। हालांकि रिसेंटली हम चौपसा बस्ती गया था, तो वहाँ में प्राइमरी स्कूल में टीचर एक ही है, वो अकेला 4 सब्जेक्ट पढ़ाता है स्टूडेंट को। फिर उसका वजह से अच्छा एजुकेशन नहीं ले पाता है, पब्लिक भी ऐसा शिकायत किया था। फिर एजुकेशन सेक्टर में बोलने से यहाँ में डॉक्टर जितना होना था उतना नहीं है, नर्सेस नहीं है। एक ही डॉक्टर है, वो भी लोंगडिंग में ट्रांसफ़र किया गया है, ऐसा सुना है। तो कब तक इम्प्रूवमेंट लाएगा सर एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में? क्योंकि एक तो इंसान को बचाता है और एक तो इंसान को बनाता है।
देखिए एजुकेशन सेक्टर्स में मैं पहले जैसे मैंने बताया कि खास करके जो डीडीएससी को लेकर के हो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को लेकर के इनका ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंसेस कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप लोग आई एम सॉरी कि इस पर मैं ज़्यादा इसके ऊपर में मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया था, लेकिन चूँकि आप लोगों ने इसके बारे में आपने ये किया है, जिक्र किया है, तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि खास करके इशू तब आता है जब हमारा जो खास करके अपना घर में अपना गांव में प्रॉब्लम आता है। अपना घर और अपना गांव में प्रॉब्लम क्या है, टीचर्स का शॉर्टेज है। तो टीचर्स का शॉर्टेज को लेकर के मैंने पहले बताया कि हम खास करके कानूबारी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं एश्योरेंस देता हूँ, ये मेरा कमिटमेंट है कि 2024 का बाद सफिशेंट टीचर्स हो जाएगा। ये जो भी है हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज को तैयार करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए जो काम करना चाहिए, जो उचित जो काम होना चाहिए, स्पेसिफिक जो काम होना चाहिए, स्पेसिफिक जगह पे जो भी शॉर्ट कमिंग्स है, ये सब चीज़ का इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल एश्योरेंस है। रह गया आपका हेल्थ सेक्टर्स में। हेल्थ सेक्टर्स में ऐसा है कि हेल्थ सेक्टर्स में भी बहुत इश्यूज़ है। ये बोलने के लिए कुछ चीज़ आसान से बोल सकता है, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पे हम जब उतारते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ अरुणाचल प्रदेश में शॉर्टेज है, एक नंबर। दूसरा ये है कि अभी जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखे होंगे कि अभी भी हाल ही में हमने जो गवर्नमेंट को, नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार है, कि उन्होंने कानूबारी के लिए इतना कोऑपरेट किया है हर चीज़ पे। अभी जितना 50 प्लस जो आज इम्प्लीमेंट हुआ है उसमें मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा घुसा हुआ है। बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट जो कानूबारी में हो रहा है, CRF हो या क्या बोलता है RIDF हो या PMGSY हो या JJM का हो या तो सिप्दा का हो या NACIDS का हो, NLCPR का हो, हाँ, या तो PMJV का हो, इस सारा का पैसा घुसा। और कानूबारी में कोई ऐसा सेंट्रल स्कीम नहीं है जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। हर स्कीम, ऑलमोस्ट मेजर जो स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो कानूबारी में हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ और आशा करते हैं कि आज जितना काम हुआ है उससे ज़्यादा आने वाले दिन में हम लोग ज़रूर काम करेंगे। हर गांव को मैं तो यही, मेरा सपना यही है कि इवन बैरियल ग्राउंड मस्ट हैव, सॉरी द बैरियल ग्राउंड 2 मस्ट हैव स्विमिंग पूल। तो ये तक सपना है, तो इतना तो ज़्यादा ही बोल दिया होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि हर नागरिक जो भी हमारा कानूबारी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो बेसिक मिनिमम जो नेसेसिटीज़ है ये फुलफ़िल होना चाहिए। जब तक ये फुलफ़िल नहीं होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा, डेवलपमेंट कहने का लायक कुछ रहेगा नहीं। तो ये सब चीज़ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। और मैं आप लोगों से ये भी मैं विनती करना चाहता हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट आता है उस पर आप लोग गौर कीजिए, आप लोग भी मॉनिटर कीजिए। ये केवल कि 1 मैन मॉनिटरिंग होने से तो नहीं होगा, आप लोग भी देखिए, आप लोग भी उस इम्प्लीमेंटेशन सही हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग नज़र गड़ाए रखिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हर आदमी, आप लोग भी स्टेक होल्डर्स हैं इस डेवलपमेंट में, इस मुहिम में आप लोग भी जोड़ जाइए। आप लोग भी एक साथ में कदम से कदम मिलाते हुए एक दूसरे के साथ घुल मिल करके जो भी समाज में काम सही हुआ कि नहीं हुआ है, क्वालिटी काम हुआ कि नहीं हुआ है। अभी हमारा 1971 के बाद छोड़ा हुआ रास्ता अभी इतना साल के बाद, 50 साल के बाद LB रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आप लोग ये देखना पड़ेगा कि इसका वाइडनिंग सही हुआ कि नहीं, इसका अलाइनमेंट सही है कि नहीं, इसका ग्रेडियंट सही है कि नहीं, इसमें जो भी एग्रीगेट इस्तेमाल किया गया है वो सही है कि नहीं, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर में कौन सा काम कैसा इम्प्लीमेंट कर रहा है। आप गौर कीजिए, 5 इंपॉर्टेंट PMGSY प्रोजेक्ट्स कानूबारी में आ चुका है। मेरा कोई रिलेशन नहीं है कॉन्ट्रैक्टर से, मेरा कोई लेन देन नहीं है, कहीं भी लेन देन नहीं है। आप देखिए, बाद में कंप्लेन मत कीजिएगा। आप लोग, यू आर द आइज एंड नोज ऑफ द पीपल, यू मस्ट गो एंड विजिट दोज प्लेसेस एंड एंश्योर दैट द क्वालिटी वर्क्स आर डन। इट शुड बी परफेक्ट इन ऑल रेस्पेक्ट, इन एवरी एस्पेक्ट इट शुड बी परफेक्ट। और इस पर हम लोग, आप लोग हमेशा खास करके डेवलपमेंट का इश्यूज़ पे आप लोग एक सपोर्ट कीजिए, आप लोग की उसमें, उस मुहिम में आप लोग जोड़ जाइए। ये बोलने के लिए कुछ चीज़ आसान से बोल सकता है, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पे हम जब उतारते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ अरुणाचल प्रदेश में शॉर्टेज है, एक नंबर। दूसरा ये है कि अभी जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखे होंगे कि अभी भी हाल ही में हमने जो ये वानू में जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अभी ऑनगोइंग चल रहा है, अभी फंक्शनल है। अभी चुबाम में कुछ भी नहीं था, चुबाम में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर फंक्शनल करा दिया है। चानू में हेल्थ एंड सब सेंटर फंक्शनल करा दिया है। रंगलुआ में हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर फंक्शनल है। बानफेरा में वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहाँ पे, ठीक है। देन रंगलुआ में प्राइमरी हेल्थ सेंटर
हमने उसमें एस्टेब्लिश कर दिया है। तो इसी प्रकार से आपको याद होगा कि हम यहाँ पे विधायक बनने से पहले कानूबारे में केवल एक सिंगल डॉक्टर से चलाया करता था, 3-4 नर्सेस से चलाया करता था ये हॉस्पिटल। अभी देखिए स्टाफ कितना है। तो हम कुछ एक रिलेटिव एक कंक्लूजन भी ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। आप कहाँ थे, आप कहाँ आ गए, उस पर भी आपको कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। अब केवल अचानक आप नहीं बोल सकते कि शॉर्टेज है, तो उसको रिलेटिविटी आपको आप शॉर्टेज कैसे बोल सकते हैं। आपका शॉर्टेज अगर शॉर्टेज भी है तो शायद कुछ एक टेम्पोररी शॉर्टेज हो सकता है। हम जानता है प्रॉब्लम है हमारा कानूबारी में, लेकिन इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि जो कानूबारी में जो नया हॉस्पिटल बना रहा है तो उसी को मद्देनजर रखते हुए बनाया है। अभी किसी ने तो नहीं पूछा भाई आपने कानूबारी में ये नया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का इतना बड़ा बिल्डिंग क्यों बनाया, क्यों बनवाया, तो पूछा नहीं है। ये सब सारा चीज को मिला करके जब तक हम अच्छा बिल्डिंग बनाएंगे नहीं तो हम अच्छा मशीन ला नहीं सकते, क्योंकि अभी ऐसी बिल्डिंग में अपना वो एक्सरे अच्छा से करा सकता है ना, उसमें प्रॉपर हमारा मोर्चरी भी नहीं है वहाँ में डिलीवरी रूम सही नहीं है, वहाँ में इन पेशेंट का सही जगह नहीं है, डॉक्टर्स का चैम्बर नहीं है। तो इस प्रकार से घुटन से महसूस करते हुए कोई आदमी अच्छा सर्विस नहीं दे सकता है। लिहाजा हमने जो सीएचसी जो है न्यू कानूबारी में ये किया है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि न्यू कानूबारी में क्या क्या किस प्रकार से काम हो रहा है, इसका विजन, इसका पीछे विजन क्या रहा है, इसका कंसेप्ट क्या रहा है, तो इस पर भी आप लोग थोड़ा गौर कीजिए। और लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ कि ये सरकार को, हमारा जो पेमा खांडू लेड गवर्नमेंट को, नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार है, कि उन्होंने कानूबारी के लिए इतना कोऑपरेट किया है हर चीज पे। अभी जितना 50 प्लस जो आज इम्प्लीमेंट हुआ है उसमें मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा घुसा हुआ है। बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट जो कानूबारी में हो रहा है, सीआरआईएफ हो या क्या बोलता है आरआईडीएफ हो या पीएमजीएसवाई हो या जेजेएम का हो या तो सिब्दा का हो या नेसिट्स का हो, एनएलसीपीआर का हो, हाँ, या तो पीएमजेवी केयर का हो, उस सारा का पैसा घुसा है। और कानूबारी में कोई ऐसा सेंट्रल स्कीम नहीं है जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। हर स्कीम ऑलमोस्ट मेजर जो स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए सर, पॉलिटिक्स को लेकर भी आपने जवाब दिया और डेवलपमेंट को लेकर भी कई सारे सवाल जवाब हो गया, जिसमें व्यूअर्स आप लोग भी देख रहे होंगे आज कई सारे स्कीम्स को लेकर लॉन्च किया, इनोग्रेट हो गया। और जो बाकी के जो आप लोगों का जो सवाल थे जिसका सामने दे दिए, तो सर मैं आखिरी वक्त पे ये जानना चाहूँगा, जैसे तो सभी जानते हैं अब पहले नेता से पहले एक ग्रेजुएटेड और एक टैलेंट एक जर्नलिस्ट थे, जिसके बाद अभी सत्ते पे आए, पॉलिटिक्स पे आए। तो मैं ये जानना चाहूँगा और व्यूअर्स को भी ये जानना है कि आपका जो हमारे राष्ट्रभाषा के अलावा अपना लैंग्वेज, ट्रेडिशनल लैंग्वेज के अलावा कौन कौन सी कंट्री के लैंग्वेज आते हैं, कौन कौन सी जाति के लैंग्वेज, कितने लैंग्वेज आपको आते हैं? जिस देश में भी भेज दो वहाँ एक सप्ताह का समय दे दो, उसका बाद उस बोली में बोलूंगा तो क्या है, हिंदी में हो या उर्दू में हो या कोई नेपाली हो या बांग्लादेशी हो या तो कहीं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी हो। अमेरिका में चलो तो भी वहाँ का भी अमेरिकन इंग्लिश बोलना हो, तो ब्रिटिश में जाएगा तो फोनेटिक इंग्लिश में बोलना हो, तो हम बोल लेते हैं वहाँ में। और मेरा एक ये है, मेरा क्वालिटी है, इनबॉर्न क्वालिटी है कि जिस देश में भी बैठूं उस देश का कुछ समय मुझे चाहिए तो मैं उसमें ये हो जाता हूँ, घुल मिलने के बाद मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मेरा कैचिंग पावर, मेरा एक जैसे बोला मेरा गुण है। तो इस प्रकार से आप किसी एक देश का नाम नहीं लेकर के तो कोई भी अगर देश में भेज देते हैं, कुछ समय दे दो मुझे, बस मेरा हो जाता है, बन जाता है। बाहर कंट्री में कौन कौन से कंट्री आप घूम चुका हूँ? अभी मैंने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में मैं बांग्लादेश गया, थाईलैंड गया और उसका वेस्टर्न में मैं यूनाइटेड किंगडम गया, अमेरिका गया, नेपाल गया और म्यांमार गया। इस प्रकार से घूमा चला। थैंक यू सर। चलिए